हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 25 ऑफ मई के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे। तो आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला है वर्ल्ड फुटबॉल डे एंड सेकेंड वन इज अफ्रीका डे। इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखने हैं। फिर रिसेंटली सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया उसके बारे में डिस्कशन करना है हमको। और फिर हमें कई सारी कॉन्फ्रेंसेज जो रिसेंटली कंक्लूड हुई हैं उनके बारे में बात करनी है। रिवीजन क्वेश्चंस भी होंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा कल मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए थे। आई होप आपने वो दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। पहला वीडियो था इंडेक्स एंड रिपोर्ट अप्रैल 2024, जिसमें 2024 अप्रैल के महीने में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं उनको यहाँ पर मैंने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली निचोड़ है ये अप्रैल मंथ का। और आज जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिली उनको भी आज मैं कवर करा दूंगी। ठीक, सेकेंड वीडियो मैंने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर पे बनाया था। आई होप आपने ये भी देख लिया होगा। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, बस आप लोगों की फरमाइश पे है, इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लिंक को शेयर करना है। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड फुटबॉल डे के बारे में। कुछ दिन पहले आई थिंक 7 मई की घटना है जब एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 25 मई को डेजिग्नेट किया है एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो इन्होंने कहा कि हर साल 25 मई को हम वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। तो पहला एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है, वर्ल्ड फुटबॉल डे हम 25 मई को मनाएंगे। लेकिन फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गिन्नी इन्फेंटिनो। इन्होंने क्या कहा कि हम वर्ल्ड फुटबॉल वीक सेलिब्रेट करेंगे 21 मई से लेकर 25 मई के बीच में। ठीक है, हर साल अब ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये जो रेजोल्यूशन है वो इनिशिएट किसने किया था, तो आपको 3 देश देखने को मिलेंगे, बहरीन, लीबिया एंड तजाकिस्तान। इन तीनों कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया। फिर उसके बाद 170 कंट्रीज ने इसको पास किया एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया कि 25 मई को हर साल हम वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। अब 25 मई ही क्यों? क्योंकि 25 मई 1924 को जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था, दैट्स व्हाई। और इस साल ये 100 नंबर की एनिवर्सरी है तो खास भी है, इसलिए यहाँ पे 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अफ्रीका डे के बारे में। जैसे कि यूरोप में 27 कंट्रीज का एक ग्रुप आपको देखने को मिलता है विच इज यूरोपियन यूनियन। जनरली इनके बीच में जो करेंसी होती है वो ट्रेडिंग की करेंसी क्या होती है, यूरो होती है। मैंने आपको रिसेंटली बताया कि यूरोपियन यूनियन पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री का ग्रुप बन चुका है जिसने AI सेफ्टी एक्ट को पास किया था। वैसे ही यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 55 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसे हम अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीका यूनिटी के नाम से जानते हैं। एंड 25 मई 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका अदिश अबाबा इथोपिया में देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम 25 मई को अफ्रीका डे मना रहे हैं। और इस साल जो हमारा फोकस एरिया होगा, मतलब इस दिन का जो फोकस एरिया होगा वो होगा वीमेन इन एग्रीकल्चर। फोकस किस में होगा सेलिब्रेशन का? वीमेन इन एग्रीकल्चर। एंड थीम क्या है? थीम है एजुकेशन फिट फॉर द 21st सेंचुरी। एजुकेशन फिट फॉर द 21st सेंचुरी इसकी आपको थीम देखने को मिल जाएगी। डन। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। एंड पहली पर्सन है उत्तर प्रदेश से जिनका नाम है आरती। इनकी इनकी जो कहानी है वो काफी इंस्पायरिंग है और इनकी एक जर्नी है किस तरीके से ये यूपी से पहुंच गई है बर्मिंघम पैलेस लंदन में। और बर्मिंघम पैलेस पहुंचने के बाद इन्हें प्रिंस चार्ल्स III ने यूके वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, ये अवार्ड प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया गया इनको अवार्ड? ये उत्तर प्रदेश की एक गवर्नमेंट स्कीम चलती है जिसका नाम है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति स्कीम के अंदर इनको एक पिंक ई रिक्शा मिला था और जिसको वो ड्राइव करती हैं और अपना जीवन चलाती हैं, अपनी फैमिली को देखती हैं। तो इनकी कहानी काफी इंस्पायरिंग है, दैट्स व्हाई इन्हें बर्मिंघम में बुलाया गया लंदन में और फिर यूके वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया। तो आरती का नाम आपको याद रखना है। अगर हम मिशन शक्ति के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। मकसद क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन को रोजगार देना, सेफ एंड सिक्योर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिससे वो भी अपने जीवन को चला सके। ठीक है, तो कह सकते हो आप एक तरीके से आपकी ये लाइवलीहुड या लिवलीहुड स्कीम आपको देखने को मिलेगी मिशन शक्ति। और इसी स्कीम के अंदर पिंक ई रिक्शा दिया जाता है। अगर कोई भी
फीमेल है जो उत्तर प्रदेश से है, जिनकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है और 10th पास है, तो इनको यहाँ पे 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हाउ टू ऑपरेट एंड किस तरीके से आपको ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना है। डन। अब इस मिनिस्ट्री मतलब इस स्कीम को कौन रन करता है, तो आपको देखने को मिलेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसे रन करती है। एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड, और इसमें रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है और आपका लो इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। डन। चलिए अब अगली कहानी समझते हैं हम अपने AI एंकर के बारे में। यहाँ पर आप लोग ने दूरदर्शन के बारे में सुना होगा। दूरदर्शन का एक और वर्टिकल है विच इज DD किसान। तो DD किसान जो है उसने अपना 2 AI एंकर को लॉन्च कर रहा है 26 मई को, 26 मई को। और इन AI एंकर का नाम क्या होगा, तो कृष एंड भूमि। कृष एंड भूमि आपको देखने को मिलेंगे 2 नए एंकर जो कि इंफॉर्मेशन देंगे किस बारे में, ब्रॉडकास्ट करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसके अलावा कोई अगर एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च वर्क हुआ है उसके बारे में बताएंगे, वेदर अपडेट देने का काम करेंगे। 26 मई को ही क्यों इन AI एंकर को लॉन्च किया जा रहा है, मतलब कृष और भूमि को 26 मई को ही क्यों लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि 26 मई 2015 में ही इस चैनल का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में भी बात की थी। ये सना है, AI एंकर है सना, जो कि इंडिया की पहली AI न्यूज एंकर आपको देखने को मिलेगी। इंडिया टुडे ग्रुप ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 2023 में। अगर हम वर्ल्ड की फर्स्ट AI न्यूज एंकर के बारे में बात करें तो चाइना ने 2018 में से इंट्रोड्यूस किया था, 2018 में। नाम है क्यू ह्यो। ठीक, अगले पर्सन है जेठा भाई। ये है जेठा भाई, गुजरात से है और डिप्टी स्पीकर ऑफ गुजरात असेंबली आपको देखने को मिलेंगे। चेयरमैन ऑफ पंचमहल डेयरी एंड द आपका जो PDC बैंक है उसके भी चेयरमैन देखने को मिलेंगे। रिसेंटली जेठा भाई न्यूज में क्यों है, तो जेठा भाई भार्गव इलेक्टेड NAFED चेयरमैन। NAFED का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बन गए हैं। इस बॉडी का फॉर्मेशन 2 अक्टूबर को हुआ था 1958 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। बेसिकली ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रेडिंग पे काम करती है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में उन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पेज ट्रिब्यूट टू संथाली राइटर पंडित रघुनाथ मुर्मू ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था 1905 में उड़ीसा में। ठीक है, तो कौन है ये, पंडित रघुनाथ मुर्मू। इनकी बर्थ एनिवर्सरी में द्रौपदी मुर्मू ने इनको ट्रिब्यूट किया। क्यों खास है पंडित रघुनाथ मुर्मू, तो जो संथाली लैंग्वेज है, संथाली लैंग्वेज में आपको एक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट। तो ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट को डेवलप किसने किया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1925 में फॉर द संथाली लैंग्वेज। और इसे पहली बार 1939 में पब्लिश किया गया था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है। अगर हम संताल या संथाली के बारे में बात करते हैं तो संथाल जो ट्राइब है वो जनरली आपको झारखंड, उड़ीसा, बिहार और कुछ एरिया में असम एंड त्रिपुरा में देखने को मिल जाएगी। एक आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब है संथाल ट्राइब। डन। चलिए अब यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट डे न्यूज में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खोर डिक्लेयर किया है। एक्चुअली 8 अलग अलग कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन इनिशिएट किया और कहा कि यहाँ पर जो माउंटेन एरिया में स्पेशली सेंट्रल एंड साउथ एशिया में ये एक एनिमल पाया जाता है और ये इस स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। इसके कंजर्वेशन की जरूरत है, इसके प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 24 मई को एवरी ईयर हम इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो एनिमल आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ठीक, तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट डेज देख लिए हैं, तो याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 1000 ग्लोबल सिटीज रैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा रिसेंटली 1000 सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी अलग अलग 5 अलग अलग इंडिकेशन के हिसाब से रैंकिंग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया में टॉप पर दिल्ली है एंड दिल्ली की रैंकिंग
350th पोजीशन पे मिल जाएगी। तो दिल्ली रैंक 315 ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ठीक, दिल्ली के बाद आप देखेंगे बेंगलुरु, मुंबई है, एंड उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है सुल्तानपुर, और ये बॉटम पर है, इसकी रैंकिंग 1000 आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर न्यूयॉर्क है, एंड फिर आपको लंदन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली 5 अलग अलग कैटेगरी पे यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गया और उसके बाद कंपैरिजन किया गया अर्बन एरियाज में, और फिर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। वो 5 अलग अलग कैटेगरीज कौन सी हैं? इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक, तो दिल्ली इंडिया में टॉप पर है, वर्ल्ड में न्यूयॉर्क टॉप पर है, इंडिया में दिल्ली जो टॉप पर है उसकी ग्लोबल रैंकिंग 350 आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सिक्किम। अभी हमने बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट की। बुद्ध पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है लॉर्ड बुद्धा की, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और महापरिनिर्वाण मतलब निर्वाण भी प्राप्त हुआ था, डेथ भी हुई थी, तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। तो सिक्किम यहाँ पर इस दिन को रिकॉग्नाइज करता है एक फेस्टिवल की तरह। तो बुद्धिस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है सागा दावा सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? सिक्किम में, बुद्ध पूर्णिमा के ओकेजन में। इस फेस्टिवल को हम ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। सागा का मतलब 4th, दावा का मतलब तिब्बत। ठीक है, तो जो 4th मंथ होता है तिब्बत कैलेंडर का, तब इस दिन को या फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसके अलावा लॉर्ड बुद्धा ने जब टीचिंग्स दी थी, पहला इन्होंने जो अपना टीचिंग दिया था सारनाथ में 5 डिस्पाइल को, अपने 5 शिष्यों को, तो उस दिन को भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ फेस्टिवल जिसका नाम है ध्रुपका शेषी फेस्टिवल। मार्क द फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू हिज फर्स्ट 5 डिस्पाइल्स एट सारनाथ। डन। अब यहाँ पे हम 2 टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे और दोनों के दोनों फुटबॉल से एसोसिएटेड है। पहला है आपका प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग एक फुटबॉल लीग है जो कि ब्रिटेन में होती है सिंस 1992। टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है ये इंग्लैंड की, 1992 से होती है। और मैनचेस्टर सिटी लगातार 4थी बार 4th टाइम प्रीमियर लीग को जीत गया है। 2021, 2, 3 एंड 4 लगातार 4 बार मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग को जीता है। नेक्स्ट होता है आपका यूरोपा लीग। यूरोपा लीग यूरोप का एक प्रोफेशनल लीग है जो कि यूरोप की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी इसे होस्ट करती है सिंस 1971। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो यूरोपा लीग हुआ था आयरलैंड में, और यहाँ पर इटालियन फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है अटलांटा। तो अटलांटा ने यूरोपा लीग जीता है, तो यूरोपा लीग अटलांटा ने जीता है, और वहीं अगर आप देखेंगे प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ये आपका हो गया स्पोर्ट्स सेगमेंट। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉन्फ्रेंस के बारे में। पहली कॉन्फ्रेंस है 2nd एडिशन ऑफ AI समिट इन सियोल, साउथ कोरिया। आप देख सकते हैं 22 मई को 2nd नंबर की AI ग्लोबल फोरम या समिट का आयोजन किया गया था सियोल में, जिसको को होस्ट कर रहा था यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूनाइटेड किंगडम को होस्टेड 2nd AI समिट इन सियोल। ठीक है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर आए, किस तरीके से हम सेफली AI का इस्तेमाल कर सकते हैं और AI में क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं, उन मैटर पे डिस्कशन किया गया। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हैन ड्यूक सू देखने को मिलेंगे। ये 2nd एडिशन है AI समिट का। पहला एडिशन ब्रिटेन में हुआ था नवंबर 2023 में, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2025 में नेक्स्ट समिट फ्रांस में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। उद्भव मतलब किसी चीज का ओरिजिन। तो हमारा ओरिजिन क्या है? तो हमको उसके लिए अपना इतिहास जानना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जहाँ पे हम महाभारत, वेदास, रामायण के बारे में बात करते हैं, चाणक्य की नीति के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे उस समय जो मौर्यंस थे, अशोक थे, गुप्तास थे, उनकी क्या पॉलिसीज थी, कौन कौन से वो मिलिट्री वेपन्स इस्तेमाल करते थे, एंड मिलिट्री या वॉर के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते थे, उन सबको हम आज के समय में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे एंशिएंट समय को आज के समय से इंटीग्रेट करने, इस ब्रिज मतलब इस गैप को फिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव टू रिवाइव एंशिएंट पैटर्न इन मिलिट्री कल्चर। तो रिसेंटली यहाँ पर एक सेमिनार कम एग्जीबिशन हुआ ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर, जिसको नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, होस्ट किया गया, जिसके चीफ गेस्ट कौन थे?
आंसर हो जाएगा राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट यहाँ पे चीफ गेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। कब देखेंगे आप? 21 अक्टूबर 2023 में से लॉन्च किया गया था। डन। प्रोजेक्ट उद्भव इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि डिफेंस सर्विसेज के लिए थिंक टैंक की तरह काम करता है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन एज ओल्ड विजडम एंड द कंटेम्पररी मिलिट्री एजुकेशन, इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट उद्भव आपको देखने को मिल जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट है 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। कुछ समय पहले भी इस मीटिंग पे हमने डिस्कशन किया था, हम फिर से डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो करंट अफेयर्स रहा होगा। तो यहाँ पे 46 नंबर की अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को इंडिया होस्ट कर रहा है कोची में 20 मई से लेकर 30 मई के बीच में। 46 एडिशन है। ऑर्गेनाइजर कौन है? तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इसका ऑर्गेनाइजर है। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। क्या इसके पहले इंडिया ने ऐसी कोई मीटिंग होस्ट की थी? आंसर है यस। इन 2007 में नई दिल्ली में हमने मीटिंग होस्ट की थी 30 नंबर का एडिशन। पार्टिसिपेशन तो 56 मेंबर कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगर हम इस अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में बात करते हैं तो ये ट्रीटी बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो बताती है कि अंटार्कटिका एरिया जो है वो कैसे गवर्न होगा। ठीक है, इसको 1 दिसंबर 1959 में साइन किया गया था, बट 1961 में ये इफेक्ट में आई। बट जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग आपको 1959 से ही देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें एक फुली डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप तैयार करना चाहिए। किसके लिए? जो टूरिज्म है, जो आपका अंटार्कटिका एरिया में जो टूरिस्ट जाते हैं या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अ डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप फॉर द रेगुलेटिंग टूरिज्म इन द अंटार्कटिका हैज बीन फॉर्मुलेटेड एट द 46 ATCM। तो इसलिए ये खास है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हमें एक डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप बनाना है और यहाँ पे रेगुलेट करना है टूरिज्म को अंटार्कटिका में। इसके अलावा कुछ मुद्दों पर डिस्कशन किया गया, जैसे कि कैसे हम जो रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अंटार्कटिका रीजन में, और हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कॉन्टिनेंट में, तो उस सभी मैटर पे डिस्कशन करने के लिए मीटिंग हुई थी। की प्रोविजन क्या है इस ट्रीटी के? तो सबसे पहली बात कि ये आपका वॉर फ्री जोन है। कोई भी कंट्री किसी भी प्रकार के मिलिट्री वेपन्स को, इक्विपमेंट्स को या फिर अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं करेगा। सेकेंड क्या है कि आपको केवल अंटार्कटिक एरिया में साइंटिफिक रिसर्च करने की ही परमिशन होती है। इसके अलावा कोई भी कंट्री कहीं पे भी कुछ भी रिसर्च करती है तो जो भी सिग्नेटरी नेशंस है उनके साथ आपको उस रिसर्च वर्क को शेयर करना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव वेस्ट आप डिस्पोज नहीं कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ये इस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या इंडिया सिग्नेटरी है? आंसर है यस। सिंस 1983 इंडिया सिग्नेटरी है एंड टोटल नंबर ऑफ नेशंस है 56। अब इंडिया के कोई रिसर्च सेंटर है यहाँ पर? आंसर है यस। 3 रिसर्च सेंटर है जिनमें से 2 वर्किंग है और 1 वर्किंग नहीं है। दक्षिण गंगोत्री इसको इंस्टॉल किया गया था 1983 में, जो कि 1990 तक ही ऑपरेट हुआ। फिर मैत्री 1989 में एंड भारती 2012 में। फ्यूचर प्लान क्या है? तो इंडिया का फ्यूचर प्लान है कि हम मैत्री 2 लॉन्च करेंगे बाय 2029। डन। चलिए अब बात करते हैं EVTOL, मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टू लॉन्च ई-फ्लाइंग टैक्सी इन बेंगलुरु। IIT मद्रास का एक इंक्यूबेशन स्टार्टअप है जिसका नाम है ई-प्लेन कंपनी, और ई-प्लेन कंपनी ई-फ्लाइंग टैक्सी इंट्रोड्यूस कर रही है बेंगलुरु में। अभी क्लियरेंस मिलना बाकी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग आपकी ई टैक्सी होगी जो कि 6 से लेकर 8 पैसेंजर को कैरी करने में कैपेबल है। ठीक है, स्पेशली जो लो एल्टीट्यूड अर्बन एयर है, अर्बन एयर मोबिलिटी में ये एयरक्राफ्ट फैसिलिटी, कार्गो फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल डिवाइसेस की या मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल जो आपको मेडिकल्स की जरूरत होती है ना दवाइयों की, उसकी डिलीवरी करने में ये काम करेगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल किया जाएगा टेक ऑफ करने के लिए और वर्टिकली लैंड करने के लिए। नेक्स्ट है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपन इन द इंडोनेशिया बाली। तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया बाली में 18 से लेकर 25 मई के बीच में 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हो रही है। इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडोनेशिया बाली कर रहा है, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जिनका नाम जोको विडोडो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस मीटिंग का एजेंडा क्या है वो हम देखेंगे विद थीम। तो थीम क्या है? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया जाएगा। वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन,
फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इन 4 पैरामीटर पे इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे सभी जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अपना एजेंडा बनाएं और जो इंटरनेशनल वाटर इशू है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाएं। सेकेंड है कि यहाँ पे जो फोरम है इसकी मीटिंग हर 3 साल में होती है सिंस 1997। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है? इंडोनेशिया इसे होस्ट कर रहा है एंड को होस्टेड बाय वर्ल्ड वाटर काउंसिल। ठीक, और इस पूरे मौके पे वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो बस आपको इतना याद रखना है कि वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मिल जाएगी। चलिए अब एक और कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। देखिएगा हमारे देश में जो हमारे 3 लॉज थे, तो 3 क्रिमिनल लॉ थे, उनको हमने रिपील किया, उनमें कुछ चेंजेस किए, राइट। अब कब से हमारे देश में ये अप्लाई किए जाएंगे, किस तरीके से अप्लाई किए जाएंगे, और जो नया चेंजेस हुआ है लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी तो दिलानी पड़ेगी ना। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन एसोसिएशन विद द आसाम गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day कॉन्फ्रेंस, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कहां पर? गुवाहाटी, असम में। मकसद क्या है? द एम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिसेंट चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट इन रिपीलिंग ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ, और इनको कब से इनेक्ट करना है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। क्या नोटिफाई किया है कि 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से ये जो 3 हमारे नए लॉ हैं इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, इनेक्ट हो जाएंगे ये हमारी कंट्री में। कौन कौन से लॉ हैं? पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 के नाम से जानते थे, इसे रिप्लेस कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम सीआरपीसी के नाम से जानते थे, मतलब कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया गया है बाय द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बट नए क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको नहीं पता होंगे क्योंकि नए क्वेश्चन से हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला है, इन May 2024 which company exported its first ever consignment of 100 octane प्रीमियम फ्यूल XP100 टू श्रीलंका? तो वो कौन सी कंपनी है जिसने 100 ऑक्टेन एक प्रीमियम फ्यूल डिजाइन किया है जिसका नाम XP100 है और उसको श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया है? आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी ऑक्टेन वैल्यू आपको 100 देखने को मिलेगी। ये हाई क्वालिटी का फ्यूल है, इसमें एमिशन कम होता है, ये इंजन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, इन्हांस करता है, और इसको रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT मुंबई से भेजा गया है श्रीलंका। JNPT और बाकी सारे जो पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ 12, इन पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज इनॉग्रेटेड अ सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एयरबस एट इट्स बेंगलुरु कैंपस? तो वो कौन सी कंपनी है जिसने एयरबस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिमुलेशन ओपन किया है? सिमुलेशन जैसे कि आप वीडियो गेम खेलते हो ना, आप अलग वर्ल्ड में जाते हो, इस तरीके से सिमुलेशन होता है। ठीक है, और इसका जो सिमुलेशन सेंटर ओपन किया है वो किसने? L&T ने अपने कैंपस में किया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी, लाइक दिस, जहां पे ट्रेनिंग दी जा सकती है एयरबस को, इंजीनियर्स को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजर्व 33% ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब फॉर वीमेन? वो कौन सा राज्य है जिसने 33% रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में महिलाओं को? आंसर हो जाएगा कर्नाटका गवर्नमेंट, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडिया का वो पहला कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है जिसको अवार्ड मिला है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? तो यहाँ पर ये इंडिया का पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नाम है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और रिसेंटली इसे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसने 99.50 अचीव किया है वेस्ट डाइवर्जन फ्रॉम लैंडफिल। तो इसका नाम आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है टू इंस्पायर पीपल टू सेलिब्रेट द एथलीट पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। उस कैंपेन का नाम पूछा गया है, तो कैंपेन का नाम क्या है? लेट्स मूव इंडिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेट्स मूव इंडिया।
चलिए इसका आंसर तो आपको पता होगा, आंसर करो कमेंट सेक्शन में फटाफट। यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर कौन बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट में समिट की है? आंसर क्या हो जाएगा? काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 99 नंबर का मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन बन गया है? किसने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ 99th नंबर मेंबर ज्वाइन किया है? आंसर है स्पेन। करेक्ट है ऑप्शन ए। फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? इस रिले चैंपियनशिप में इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं 400 या 4x400 रिले रेस में। 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है, और ये जो कंपटीशन हुआ था एशियन रिले चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आपको रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट डिस्कस की थी। आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन कहाँ पर हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, क्योंकि हमने आपको बताया था 4000 से ज़्यादा डॉल्फिन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइएगा कि गंगा नदी डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब डिक्लेयर किया गया? दोनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतजार रहेगा आंसर का। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। बाय।